हाँ जी बच्चों, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस लगती है ना बेटा, तो कुछ दिनों बाद हम एक मोटिवेशनल लेक्चर जरूर रखते हैं 10 मिनट्स का, कि हम इतने दिन से एक ही चीज पढ़ते रहते हैं, सेम वही तरीके से बोरिंग, तो थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ी सी आज वो मोटिवेशनल लेक्चर जो है आपका थोड़ा सा चलेगा। अच्छा, आप में से पहले मुझे ये बताओ, कितने बच्चे हैं जो नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स। 1 2 3, बस 3। बाकी सब में क्या करना है? 4, चलो गुड। बस बाकी सब में क्या करना है? महक, कीरत, जसकरण। मैम फॉरेन। स्पीक लाउडली, थोड़ा ऊंचे बोलो। फॉरेन जाना, कनाडा। अच्छा गुड। चलो, जो भी आपका टारगेट है, चाहे वो आपका टारगेट है नीट, और चाहे आपका टारगेट है आउट ऑफ इंडिया, और बहुतों का टारगेट जो है वो नर्सिंग भी होगा, है ना? Yes, वट ma'am. कोई भी आपका टारगेट है, ज्यादातर मेडिकल वालों के 3 ही टारगेट होते हैं। ठीक है, तीनों में से कोई एक होता ही है। या इसको भी नंबरिंग की जाती है, नीट नंबर 1 पे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा चले जाएंगे, चल ये भी नहीं हुआ तो यहाँ पे नर्सिंग कर लेंगे, ताकि बाद में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा चले जाएंगे। तीनों टारगेट भी होते हैं कई बच्चों के। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बात ठीक नहीं है। आपको अपनी लाइफ में एक ही गोल लेके चलना चाहिए, कि आपको नीट करना है या बाहर जाना है या क्या करना है। आपने बहुत क्लियरली बोला, दैट इज वेरी गुड। अब देखो, कोई भी आपने जिंदगी में अगर टारगेट अचीव करना है ना, तो उसके लिए मेहनत तो होती है। आज आप जिन डॉक्टर्स को देख रहे हो, उनकी प्रैक्टिस को देख रहे हो, जिन डॉक्टर्स की आज आप प्रैक्टिस को देखते हो कि हाँ ये ऐसे कर रहे हैं, या ज्यादातर लोग क्या कहते हैं ना, कि है क्या इसमें 4 दवाइयों के नाम लिख दिए डॉक्टर ने और 200 रुपया 500 रुपया फीस ले ली, है ना? लेकिन अब आज से आप शुरू हुए हो, देखो मेहनत। आज आप मेहनत करोगे, 2 साल पढ़ोगे, +2 करोगे, फिर 6 साल एमबीबीएस करोगे, फिर 3 साल एमडी करोगे, और अब तो उसके आगे डीएम वगैरह भी जरूरी है। चलो छोड़ो, इतना भी नहीं करते, तो कितने साल हो गए? 6 3 9 और 2 11। आप अपनी जिंदगी के 11 साल सब शादी ब्याह बर्थडे पार्टी सब कुछ छोड़कर ये करोगे, तो जाकर आप उस लेवल तक पहुंचोगे कि आप एक स्लिप पर 50 पैसे के कागज पर 2 पैसे की इंक से 5 दवाइयां लिख पाए, और जिसकी फीस आप 200 से 500 रुपया सिर्फ ये लिखने की ले पाए। कभी किसी ने आइसबर्ग देखा है? आइसबर्ग देखा है? टाइटैनिक देखी होगी, आइसबर्ग से टकराया था ना वो। तो अगर इसको हम समुंदर मान लें, और ये है आइसबर्ग, पता है आइसबर्ग क्या होता है? बोलो बच्चों, आइसबर्ग पता है क्या होता है? मैम बर्फ। बर्फ का पहाड़। हाँ, बर्फ का Yes, पहाड़, एक ma'am. बहुत बड़ी चट्टान या एक बहुत बड़ा पहाड़। ज्यादातर क्या होता है, जब ये आइसबर्ग से कोई भी शिप टकराता है ना, तो ऐसे बाहर से क्या दिखता है कि इतना सा है, लेकिन आइसबर्ग अंदर कितना होता है? उससे कई गुना ज्यादा। जितना आपको ऊपर दिखता है, उससे कई गुना ज्यादा वो समुद्र में नीचे की तरफ को होता है। तो अगर कोई शिप यहाँ से आती है और वो सोचती है कि चलो ये तो छोटा सा आइसबर्ग है, मैं इसके साइड से निकल जाऊं, तो नहीं, नीचे से वो टकराने के लिए बहुत दूर तक फैला होता है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी मेहनत भी होती है। ठीक है, आपको आज जिन डॉक्टर्स को, जिन लोगों को आप लोग देखते हैं सक्सेसफुल, कोई भी काम में हो, चाहे वो सक्सेसफुल हो, आप आइसबर्ग का ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं। नीचे वाला हिस्सा क्या है उस इंसान का जो आज इस सक्सेस तक पहुंचा है, जो आज इतना सक्सेसफुल है, सक्सेस को एंजॉय कर रहा है, उसके नीचे होती है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क। कई गुना ज्यादा, जितना उसका सक्सेस दिखता है ना, उससे कई गुना ज्यादा उसको हार्ड वर्क मिला होता है, फेलियर भी मिला होता है। हो सकता है उसने एमबीबीएस करने के लिए 3 बार ड्रॉप किया हो, लेकिन आज कोई डॉक्टर है,
आप किसी का नाम सुनते आपको पता होता है कि क्या उसने नीट में कितनी बार ड्रॉप करके नीट क्लियर किया था। एक से दूसरी बार अगर वही किताब पढ़नी पड़े, कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये चीज। हो सकता है बार बार कोई फेलियर भी हुआ हो, कुछ क्राइसिस भी रहा हो घर में, फाइनेंशियल हो सकता है, कभी कोई पेरेंट्स भी नहीं मान सकते, और जब वो पढ़ रहा है तब सोचो उसने कितनी मेहनत की है ना, और कितना जो है फंडिंग चाहिए, पैसे भी चाहिए पढ़ने के लिए। तो इतनी सारी चीजें जो है ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, आइसबर्ग के नीचे का हिस्सा जो हमें नहीं दिखता। ठीक है, तो किसी के भी सक्सेस को बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। देखो मेडिकल की जो पढ़ाई है ना, ये 2 साल, उसके बाद तो मजे हैं, आपकी एडमिशन होगी उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। एडमिशन से पहले के जो 2 साल है ना, वो एक रोलर कोस्टर राइड होती है। रोलर कोस्टर कभी ना कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, झूला ऐसे आता है ना, ऊपर नीचे, तो एकदम से कैसी अंदर अजीब सी फीलिंग आती है। ऊपर जाता है बहुत तो भी आता है, नीचे आता है तो भी बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है मन में। तो बिल्कुल ऐसा ही आपको जो है फील होगा, कभी मन करेगा बाहर में जाएंगे, बुक्स मैंने नहीं पढ़ना है, और अगले दिन या कुछ ही मिनट्स बाद ऐसे मन करेगा आज तो बस मैं पिछला सारा रिवाइज करके ही छोड़ूंगा। ठीक है, बहुत बार आपकी हिम्मत भी टूटेगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये 2 साल की जो आपकी मेहनत है ना, ये आपकी पूरी जिंदगी बनाने वाली है। अगर आप आज ये 2 साल की मेहनत करते हो, इसके बाद की पढ़ाई आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आपको पता है कि आपने 6 साल बाद डॉक्टर बन के निकलना ही है। वो पढ़ाई मुश्किल नहीं लगती, चैलेंजिंग यही काम है। ये 2 साल आप अपने जो है पूरे डेडिकेशन से दे दो, अच्छे से पढ़ो, तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो। बायोलॉजी हाउएवर 50% आती है नीट में, तो चलो नीट वाले बच्चे इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर पढ़ें, ज्यादा अच्छे से करें, क्योंकि 50% तो यही आनी है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अपने हार्डवर्क के जो आइसबर्ग है उसको जितना बड़ा करोगे, सक्सेस उतना ही आपको मजेदार लगेगा। ठीक है, इसीलिए हिम्मत नहीं हारनी है, पढ़ते रहना है। अब जैसे मैंने आपको ये आज के जो मोटिवेशनल लेक्चर में ये बातें क्यों बताई, क्योंकि अब हम सेकंड चैप्टर के हाफ पे हैं। ठीक है, डाइजेशन वाला चैप्टर हमने कर लिया था, अब आप डाइजेशन वाला चैप्टर साथ में रिवाइज भी करेंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। अगर आप किसी चीज को 15 दिन तक नहीं पढ़ते तो आपकी 30% मेमोरी में से वो निकल जाती है। अगर आप उसको 3 महीने नहीं पढ़ते तो वो 70% निकल जाती है। अब उसके बाद का सोच लो, अगर उसके बाद हुआ तो 100% ऐसा ही लगेगा कि चैप्टर पढ़ा था, पहली बार ही कर रहे हैं, ऐसा फील होगा। तो मेडिकल की पढ़ाई मुश्किल नहीं है, अगर हम मेडिकल और आर्ट्स को भी जो है अगर कर ले ना, आर्ट्स की पढ़ाई कोई आसान नहीं है, आपको ऐसा लगे, बिल्कुल भी आसान नहीं है। आर्ट्स भी उतना ही मुश्किल है। दोनों में फर्क क्या है, फर्क है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार बने रहना। आप मेडिकल में हर रोज पढ़ेंगे, आर्ट्स में कुछ दिन पढ़ेंगे। लेकिन बात यह है कि एक चीज होती है किसी भी चीज की कॉस्ट और एक चीज होती है वैल्यू। बता सकते हो, स्पेल्ड इट रॉन्गली, एक चीज होती है कॉस्ट और एक होती है वैल्यू। क्या फर्क है दोनों चीजों में, कुछ है आइडिया? कॉस्ट और वैल्यू का क्या फर्क होता है? चलो मैं बता दूं, देखो अगर मैंने कोई चीज जो है 5 रुपए की ली है, लेकिन सपोज मैंने एक पेन ले लिया 5 रुपए का, लेकिन मैंने उस पेन को कभी भी जिंदगी में यूज ही नहीं किया, वो पड़ा पड़ा उसकी इंक सूख गई, वो खराब हो गया, तो मैंने जो ये कॉस्ट पे की है इट इज 0, ये किसी फायदे की नहीं है। लेकिन मैंने अपनी क्लिनिक के लिए मान लो 1500 का स्टेथोस्कोप ले लिया, मैंने अपनी क्लिनिक के लिए 25,000 की मेडिसिन ले ली, ठीक है, और मैंने और इक्विपमेंट्स जो है मान लो 2 लाख के वो ले लिए, ठीक है, 2,40,000 हो गया, मैंने 2,40,000 लगा दिया, और इस सारे सामान से मैं बहुत अच्छे से पेशेंट्स देख रही हूँ, ठीक है, काम कर रही हूँ और अर्न कर रही हूँ, मैंने कुछ पाया इससे, तो मेरा ये 2,40,000 क्या है, वैल्यू, वैल्यू फॉर मनी है, ये फायदेमंद है। लेकिन अगर मैंने 5 रुपए लगाकर उस चीज को यूज ही नहीं किया किसी के भले के लिए या अपने भले के लिए, तो वो उसकी कॉस्ट जो है वो 0 वैल्यू करती है। बिल्कुल ऐसे ही आर्ट्स और मेडिकल की पढ़ाई है।
हाँ, मेडिकल की पढ़ाई पे खर्चा है, लेकिन आप बाद में जाकर इस पे खर्चा मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ मनी, आपकी मेहनत भी है, सब कुछ है, लेकिन एंड पे जाकर क्या है, आपको इसका बेनिफिट तो है ही है पूरी जिंदगी के लिए। पूरी दुनिया में जहां मर्जी जाकर बैठ जाओ पेशेंट्स आ ही जाएंगे, जब तक इंसान है बीमार पड़ते रहेंगे। आर्ट्स पर मान लो आपने जैसे अगर मान लो 5 रुपए ही लगाए कंपैरिजन टू मेहनत की फॉर्म में, किसी भी चीज की फॉर्म में अगर आपने इतने ही लगाए तो आगे जाकर करोगे क्या? कुछ भी नहीं। यहाँ पर 6 साल बाद एक फ्यूचर है, फिक्स है, आप आगे पढ़ाई छोड़ दो, आपको तो भी जॉब मिल सकती है, लेकिन बीए करके क्या मिलेगा? नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इस चीज को सोचकर अपनी मेहनत अब डबल कर दो, पढ़ने का टाइम और बढ़ा दो। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के जो चैप्टर्स आपने स्टार्टिंग से पढ़े हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करो। हर एक संडे को छुट्टी की तरह मत देखो, हर एक संडे को एक अपॉर्चुनिटी देखो, चलो मुझे एक दिन मिल गया, 3 घंटे ट्यूशंस नहीं है मेरी अब, तो मैं पिछला सारा रिवाइज करूंगा। और बिलीव मी, अगर आपको पहली बारी पढ़ने में एक चैप्टर में 1 घंटा लगा तो दूसरी बारी में आपको आधा घंटा लगेगा। जब तीसरी बार अगले हफ्ते पढ़ोगे तो 15 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर छोड़ दोगे तो फिर मैंने आपको जो ह्यूमन मेमोरी का जो बताया था ना चार्ट, कहाँ गया वो चार्ट, चलो जो मैंने आपको चार्ट बताया था, हाँ ये कि 30% 15 दिनों बाद, 3 महीने बाद 70% और उसके बाद 100% खत्म, फिर नहीं पता चलेगा क्या पढ़ा था। इस चीजों को माइंड में रखकर आपने अब फिर से रिवीजन जो है अपनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, समझ आई मैं जो समझाना चाहती थी आपको बात? यस मैम। यस मैम। तो सभी अब अपने पढ़ने का टाइम 2 घंटे पढ़ते थे तो 4 कर दो, 4 पढ़ते थे तो 8 घंटे कर दो। ठीक है, चलो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक अब शुरू करते हैं, दैट इज पल्मोनरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पल्मोनरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस बात का मतलब क्या है कि बाहर एटमॉस्फेयर से हम एयर लेते हैं और उसको किस में डालते हैं, अपने लंग्स में या एल्वेओलाई में डाल दिया, और फिर एल्वेओलाई से हम वापस एटमॉस्फेरिक एयर को वापस कर देते हैं एयर। तो ये क्या हो गया, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में गैसेस का एक्सचेंज। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक्सपिरेशन जो है इट इज अ पैसिव प्रोसेस, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, कोई एटीपी नहीं लगता है, लेकिन इंस्पिरेशन एयर को इन करना वो क्या है, एक्टिव प्रोसेस, इसमें क्या खर्च हो जाती है हमारी एनर्जी यानी कि एटीपी। तो पल्मोनरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो कोई भी गैस जो एटमॉस्फेयर में घूम रही है वो हमारी लंग्स में क्यों आएगी, क्या कारण होगा कि वो हमारी लंग्स में आए? उसके पीछे कारण होगा प्रेशर चेंजेस। प्रेशर के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। किसके प्रेशर के अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसके अंदर जो प्रेशर है अगर हम देखें एयर का, दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, और लंग्स की अगर हम बात करें, लंग्स के अंदर प्रेशर कितना है, कम, कम मतलब कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कितना है 758। और ये कम प्रेशर जो लंग्स के अंदर या एल्वोलाई के अंदर अगर हम बात करें तो ये प्रेशर जो है ये 2 mm ही चाहे कम है, ऐसा कम क्यों है? फिर से एक बार हम पुरानी जो लेक्चर में हमने किया था फिर से एक बार आपको रिव्यू करवाती हूँ मैं इसके पीछे रीजन। ये है आपका डायफ्राम और ये डायफ्राम के ऊपर है लंग्स। ठीक है, ये लंग्स और ये है डायफ्राम, मसल, स्केलेटल मसल डायफ्राम। मैंने आपको ये बताया था कि जब हम इनहेल करते हैं, एयर इन करते हैं, तो ये डायफ्राम जो है ये इस तरह से फ्लैट हो जाता है ताकि लंग्स को एक्सपैंड होने की, यहाँ से नीचे तक और ज्यादा फैलने की जगह मिल जाए। अब लंग्स जो कि एक्सपैंड हो गई हैं
जिनका एरिया ये यहाँ से ऐसे भी बढ़ रहा है और नीचे की तरफ भी बढ़ रहा है, अगर ये लंग्स एक्सपैंड हो गई तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़ेगी। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो प्रेशर क्या होगा, वो अपने आप कम हो जाएगा। जैसे आप अगर 100 ml कोई गैस है, उसको 1 लीटर वाले कंटेनर में डालते हो तो उसका प्रेशर जो है उसका मेजर कर लो। अब उसी 1 लीटर वाले कंटेनर के अंदर 500 ml गैस डाल दो, ठीक है, वॉल्यूम जो है उतनी ही रही लेकिन गैसेस जो है वो बढ़ गई, तो भी प्रेशर चेंजेस आ जाएंगे। या अगर हम एयर को उतना ही रखें और पहले हमने 100 ml एयर को 500 ml कंटेनर में डाला, फिर हमने 1 लीटर वाले कंटेनर में डाल दिया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गई, इसका मतलब इसका प्रेशर जो है कम हो गया। यहाँ पर प्रेशर क्या था, चेंजेस 1:5, यहाँ पर 1:10 हो गई। 100 ml 500 ml में था तो अब 100 ml कितने में हो गया, 1000 ml में। यानी कि वॉल्यूम बढ़ी तो इसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। चलो इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके करते हैं कि हमारे पास एक 500 स्क्वायर फीट का कमरा है, ठीक है, और उसके अंदर हमने 50 जो है बच्चे बिठाए हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम, तो 50 बच्चे कैसे बैठेंगे यहाँ पर, ऐसे जुड़ जुड़ के एकदम पास पास में बैठेंगे, एक दूसरे के पास में बैठेंगे तो मतलब एक दूसरे को धक्का भी लगाएंगे, मीन्स एक दूसरे पे प्रेशर डालेंगे, तो दोनों का प्रेशर, सबका प्रेशर मिलाकर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। अगर हम यही 50 बच्चे 1000 स्क्वायर फीट के कमरे में बिठाएं तो क्या होगा, बच्चे दूर दूर बैठेंगे, तो हम क्या कहेंगे, प्रेशर जो है वो कम हो गया। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम मतलब जहां पर उस बच्चों ने आकर बैठना था वो जगह बढ़, वॉल्यूम बढ़। बिल्कुल ऐसा ही लंग्स के साथ है, जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, तो उसके अंदर एयर का प्रेशर जो है वो कम हो गया, ज्यादा कम नहीं होता, कितना 760 से 758 हो जाता है। और मैंने आपको पहली बात क्या बताई थी, कोई भी गैसेस जो है वो कहां से कहां ट्रेवल करती है, जहां गैसेस का प्रेशर हाई है वहां से ट्रेवल करके कहां पहुंचती है, जहां गैसेस का प्रेशर कम है। जैसे आपको रूम में डीओ स्प्रे की बात बताई थी कि मैं अगर अपने ऊपर डीओ स्प्रे करती हूँ तो दूर बैठा 20 फुट बैठे इंसान को भी कुछ मिनट बाद खुशबू आने लग जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने उस गैस का, उस परफ्यूम का प्रेशर यहाँ पर बढ़ा दिया, लेकिन आसपास की एयर में उसका प्रेशर कम है। इसीलिए जो वो डीओ के स्प्रेज हैं, जो वेपर्स हैं, वो यहाँ पर ज्यादा है और दूसरी जगह पर कम है। तो अपने आप वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेंगे, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस वजह से एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होता है एयर का। अब वही एयर जब लंग्स के अंदर आ जाती है तो लंग्स एक्सपैंड हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, इसीलिए उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। Yes. अब अगर हम बात करें कि कितना फर्क पड़ता है, तो अगर हम माने कि जो डायफ्राम मसल है हमारी, अच्छा डायफ्राम का भी बड़ा वो इंटरेस्टिंग एक रोल है। आपको पता है जो डायफ्राम है मसल, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने जैसे एक कंडीशन बताई थी कि हेड ऑन कोलिजन होती है, कार एक्सीडेंट होता है किसी पर्सन का, सीधा जाके ट्रक से यूं टकराता है, तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है उसकी डेथ की, और सबसे बड़ी कंडीशन यही हो सकती है कि उसका डायफ्राम जो है वो बर्स्ट हो गया, फट गया। डायफ्राम क्या है, एक ऐसी मसल है, हमने पढ़ा था, डायफ्राम एक ऐसी मसल है जो हमारी चेस्ट रीजन यानी कि हमारे थोरैक्स और हमारे एब्डोमेन को अलग करती है, थोरैक्स और एब्डोमेन को अलग करती है। तो अगर ये डायफ्राम जो मसल है ये यहाँ से फट जाए, मान लो किसी का एकदम से जोर से जाके जो है स्टीयरिंग लगा या स्टीयरिंग टूट के अंदर जो है घुस गया इस तरह की हेड ऑन कोलिजन में, तो डायफ्राम फट जाएगा और इमीडिएटली डेथ हो जाएगी। लंग्स में भी लग सकता है, डायफ्राम में भी लग सकता है, लेकिन अगर डायफ्राम में हुआ तो लंग्स खत्म। ऐसा क्यों, क्योंकि ये डायफ्राम की वजह से प्रेशर में चेंजेस आ रही हैं। हम बाहर की एयर को अंदर क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि डायफ्राम जो है ये यहाँ नीचे हो गया तो लंग्स को फैलने की जगह मिल गई, वॉल्यूम बढ़ाने की जगह मिल गई, प्रेशर कम हुआ तो एयर लंग्स के अंदर आ गई। लेकिन अगर डायफ्राम ही फट गया
तो क्या होगा, एब्डोमेन और थोरेक्स के प्रेशर में इतना ज्यादा एकदम से फर्क आ जाएगा, लंग्स के प्रेशर में इतना ज्यादा फर्क आ जाएगा कि जैसे बलून फटता है ऐसे हमारी लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट मसल है डायफ्राम, ये है एक स्केलेटल मसल। आपको लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे अलग अलग टाइप की मसल्स। स्केलेटल मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं? स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती हैं जो होती हैं वॉलंटरी, जैसे बोलते हैं ना कि वॉलंटियर बनो, वॉलंटरी मतलब खुद अपनी इच्छा से। इस मसल को हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं कि आप सांस रोको, कुछ टाइम के लिए रोक लोगे ना? रोक सकते हो सांस, कोई 30 सेकंड के लिए, कोई 20 सेकंड के लिए, कोई 15 सेकंड के लिए, कोई 5 सेकंड के लिए, सभी रोक सकते हैं, सांस रोक लेते हैं। Yes, ma'am. ये एक्ट क्या है? Yes, ma'am. बोले आपने सांस किया तो उसमें आपने क्या किया, अपने डायफ्राम को एक जगह फिक्स कर दिया कि ना तो वो यू डोम शेप का होगा ना फ्लैट होगा, एक जगह उसको फिक्स कर लिया। तो भगवान ने डायफ्राम को हमारे क्या बनाया है? वॉलंटरी बनाया है। क्यों बनाया? अगर ये नहीं होता तो क्या हम स्विमिंग कर पाते? स्विमिंग में क्या होता है, जब हम नीचे डाइव लगाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, तो कुछ देर के लिए सांस रोकना पड़ता है। लेकिन अगर डायफ्राम बाय चांस भगवान ने इनवॉलंटरी बनाया होता, नेचर ने हम इसे इनवॉलंटरी यानी कि हमारे कंट्रोल के बाहर बनाया होता, तो ना तो आप कभी गाना गा सकते थे, आप सिंगिंग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सिंगिंग के टाइम भी आपको अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करना पड़ता है, और स्विमिंग भी नहीं कर सकते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें, डांस नहीं कर सकते थे। आप कोई भी स्टनस एक्टिविटी करते हो, कोई भी तेज एक्टिविटी करते हो, आपको कहीं ना कहीं अपनी ब्रीथिंग को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और वो हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि डायफ्राम मसल जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हमारे कंट्रोल में। अच्छा, आपने कभी ये बात सुना है, डायफ्राम को हम वॉलंटरी मतलब कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी इंसान ने अपनी सांस रोककर खुद को मार लिया? नेवर, सुना ही नहीं होगा किसी ने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सुना है ऐसे किसी ने? कोई और गला दबा दे No, ma'am. तो मर जाएंगे वो लोग, है ना? लेकिन कोई अगर ऐसा कहे कि खुद ही अपनी सांस रोक ली, नाक बंद कर लिया जी, तब तक नाक बंद कर लिया जब तक वो मरा नहीं। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? एक सुसाइड का तरीका बढ़ जाता है ना, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? एक तो डायफ्राम जो है हमारे कंट्रोल में लिमिट तक है। लिमिट तक क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप अपनी सांस रोकेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, लेकिन आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिर से वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि हम सांस जो लेते हैं इन करना, वो हम एनर्जी खर्च करके करते हैं, लेकिन बाहर छोड़ना वो अपने आप हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, तो वो सीधा हमारे ब्रेन के मेडुला पार्ट में जाकर इंफॉर्मेशन देती है, और वहां पर होते हैं कुछ कीमो रिसेप्टर्स, यानी कि कुछ ऐसे जगह होती है जो कि केमिकल्स को रिसीव कर लेते हैं। केमिकल क्या है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेन को पता चल जाता है बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा ली तुमने अंदर, तो मेडुला से एकदम से जर्क्स की फॉर्म में, झटके की फॉर्म में एकदम से इतने इंपल्सेस आते हैं, इतनी जोर से मैसेज आते हैं, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आपको सांस तो लेना ही पड़ेगा, ऑक्सीजन इन करनी पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड पहले बाहर निकालनी पड़ेगी और उसके बाद ऑक्सीजन इन, साथ साथ में बहुत क्विक प्रोसेस है तो वो भी हो जाएगा। तो आप इन करना चाहो या नहीं करना चाहो, आउट तो वो ब्रेन आपका अपने आप करवा ही लेगा। और कहीं ये भी चीज कंट्रोल में नहीं होती तो फिर ये भी एक डेथ का कारण आप सुनते हैं ना, कि वो बेचारा ना सांस लेना ही भूल गया, सांस छोड़ना ही भूल गया। फलाने की डेथ क्यों हो गई? क्योंकि वो सांस छोड़ना भूल गया, बेचारा काम में लगा था, इतना बिजी था कि उसको सांस छोड़ना भूल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, टॉक्सिसिटी बढ़ गई और वो मर गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो डायफ्राम जो है एक बहुत ही मिरेकल, बहुत ही चमत्कारी मसल है हमारे अंदर, है वॉलंटरी लेकिन लिमिट तक एक्शन करती है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि ये एब्डोमेन के अंदर ये अगर बर्स्ट हो जाता है तो लंग्स जैसे बलून के अंदर पिन डाल दी और बलून फूट गया, लंग्स फूट गई, लंग्स फूट गई तो पूरी बॉडी का ऑक्सीजन खत्म। ब्रेन है, हार्ट है, कुछ टाइम के लिए भी हमारे बॉडी के कितने ऐसे पार्ट्स हैं, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऑन द स्पॉट डेथ, कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है वो पर्सन जो है वो खत्म हो जाता है। ये सब कुछ क्यों चलता है? सिर्फ प्रेशर की वजह से, प्रेशर चेंजेस की वजह से। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं
तो ऑक्सीजन जो है एक नॉर्मल पर्सन के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml के अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व होती है। अगर हम 100 ml ब्लड लें तो उसमें 20 ml ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व होती है। और जितनी हम ऑक्सीजन लेते हैं वो सारी की सारी कंज्यूम नहीं होती, कुछ ब्लड में हमेशा ही रह जाती है और बाकी की टिश्यूज को दे दी जाती है। ठीक है, ब्लड के अंदर 20 ml मैंने आपको बोला था अप्रोक्सीमेटली, अगर आप एग्जैक्ट फिगर देखें तो इट इज 19.4 ml और टिश्यूज को अंदर जो है हमेशा ही ऑक्सीजन रहती है 14.4 ml। तो इसके पास एक्स्ट्रा कितनी है ब्लड के अंदर 5 ml जो कि इधर दे दी जाती है। ठीक है, तो इस डिफरेंस की वजह से हम एक जो ऑक्सीजन है 5 ml ही ट्रांसपोर्ट हो पाती है। हर वक्त ऐसा नहीं कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी तो ऑक्सीजन हमारे अंदर बिल्कुल ही खत्म हो गई। नो, ऑक्सीजन रहती ही रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है, सिर्फ फर्क क्या होता है उनकी अमाउंट में। जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ऑक्सीजन कम वो क्या कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कभी भी ऐसा नहीं होता कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन नहीं है, ये बात गलत है। ठीक है, चलो अब प्रेशर चेंजेस की वजह से एयर जो है आपने ब्रीथ इन करी और वो कहाँ पहुंच गई, आपके लंग्स तक। ठीक है, ये आपके लंग्स तक एयर पहुंच गई। लंग्स के अंदर क्या है, एल्वेलाई। इस तरह से पूरा जो लंग्स है वो 300 मिलियन एल्वेलाई से बना है। एल्वेलाई क्या है, छोटे छोटे बैलून जो होली में आप बनाते हो ना, छोटे छोटे से, वो तो अभी फिर भी बड़े हैं, ये तो माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटी छोटी सी थैलियां होती हैं। इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन अब आपने फिल कर दी। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगी, ब्लड तक। अब ब्लड तक जाने के लिए उसको 3 लेयर्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू सारा दिखाती हूँ कि आप देखो कि ये आपकी है एक ब्लड वेसल और ये है आरबीसी की। ये एक आरबीसी अगर यहाँ पर होगा तो ये आरबीसी की लेयर हो गई और ये है ब्लड वेसल और ये ब्लड वेसल के अंदर की जो है खाली जगह, दैट इज ह्यूमन। ठीक है, अब ब्लड वेसल की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। ये जो एंडोथीलियम है इसके अंदर सेल्स होते हैं। ये आ गई आपकी फर्स्ट ये लेयर और ये एंडोथीलियम के कुछ सेल्स हैं। ये एक एंडोथीलियम का सेल है। ब्लड वेसल के अंदर उसकी मेम्ब्रेन एंडोथीलियम। एंडोथीलियम के साथ ही नीचे की ओर इसके साथ जुड़ी होती है एक और पतली सी मेम्ब्रेन जिसे हम कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है फिर ये आगे जुड़ा हुआ होता है किसके साथ, एल्वेलाई की वॉल के साथ। तो ये रहा आपकी एल्वेलाई की वॉल। अब मैंने आपको क्या दिखाया है, मैंने आपको एक कट सेक्शन दिखाया है कि ये एक एल्वेलाई है। ठीक है, और इस एल्वेलाई के ऊपर मैंने आपको कहा कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स का जाल है, छोटी छोटी पतली पतली ब्लड वेसल्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी। ठीक है, और इन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड जा रहा है उसके अंदर आरबीसी भी होंगे। तो मैंने आपको ये इसका इतना सा हिस्सा यूं काट कर दिखाया है कि ये एक आरबीसी है। ठीक है, फिर ये ब्लड वेसल की ये वॉल है, ये तो पतली सी है ऐसे दिख रही, अगर हम इसको देखें तो ये ब्लड वेसल की वॉल मैंने आपको दिखा दी। इसके सेल्स किससे बने हैं, एंडोथीलियम से। फिर बीच में आ जाती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए, बीच में एक मेम्ब्रेन है। और फिर ये एल्वेलाई की ये ब्लैक से जो मैंने दिखाई है ये वाली वॉल। तो कोई भी गैस है, सपोज करो अगर हम ऑक्सीजन की ही बात करते हैं, ऑक्सीजन अगर आती है कहाँ पर आएगी, यहाँ एल्वेलाई के अंदर। तो उसको ट्रैवल किससे करना पड़ेगा, पहले तो एल्वेलाई की वॉल जो किससे बनी है, एपिथेलियम से, पहले उससे गुजरना पड़ेगा। फिर वो कहाँ पहुंचेगी, नंबर 2 पे बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का हिस्सा।
फिर तीसरा उसको किसको क्रॉस करना है, एंडोथीलियम को। तो ये 3 लेयर्स को क्रॉस करके ये ब्लड के अंदर चली गई ऑक्सीजन। बिल्कुल इसी तरह से ही कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर इकट्ठी हो गई, वो पहले एंडोथीलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर एल्वोलाई की वॉल से होती हुई ये एल्वोलाई के अंदर आ गई है। ठीक है, तो ये इस तरह से पल्मोनरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, अंदर कम, तो एयर लंग्स के अंदर आ गई। लंग्स के अंदर प्रेशर क्यों कम हुआ? क्योंकि हमने अपनी लंग्स को एक्सपैंड कर दिया, हमने अपनी चेस्ट कैविटी को बढ़ा दिया ज्यादा से ज्यादा एयर लेने के लिए। अगर हम किसी जगह का एरिया बढ़ा देते हैं तो यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर अपने आप कम हो गया। तो 716 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो सी लेवल से एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम है 758, जिसकी वजह से एयर जो है वो लंग्स के अंदर जाएगी। सिमिलरली लंग्स के अंदर एयर फाइनली कहां पहुंचती है? ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन की बात करते हैं, वो एल्वोलाई के अंदर आई। अब वो एल्वोलाई से ब्लड के अंदर क्यों जाएगी? अगेन प्रेशर चेंजेस की वजह से ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड सारी ऑक्सीजन टिश्यू को दे के आया है, तो ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन जो है वो कम है। ठीक है, एल्वोलाई के अंदर ज्यादा है, ब्लड के अंदर कम है। तो गैसेस कहां से कहां ट्रेवल करती है? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। एल्वोलाई में प्रेशर ज्यादा और ब्लड में कम, अपने आप जो ऑक्सीजन है वो ट्रेवल करके कहां चली जाती है? ब्लड के अंदर। अब ब्लड से कहां पहुंची? बॉडी के टिश्यूज तक। अब टिश्यूज जो अपना फूड लेके बैठे हैं उसको जलाने के लिए, उनके पास भी ऑक्सीजन कम है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितनी है? 19.4 ml हर 100 ml ब्लड के अंदर, और टिश्यू के अंदर कितनी है? 14.4 ml हर 100 ml ब्लड के अंदर। तो प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा? यहाँ पर। और ये कहां चली गई? टिश्यूज के अंदर। बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल गई, और सेल इस ऑक्सीजन का क्या करता है? जो आपने डाइजेशन में ग्लूकोज दिया था C6H12O6, अब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाएगा। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप बाहर निकालोगे, वाटर जो आपकी जितना ब्लड को चाहिए उतना रख लेगा, वो जो बचा है वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देंगे, स्वेट की फॉर्म में बाहर निकाल देंगे, और एटीपी जो आप रोजमर्रा के कामों में अपना यूज कर लोगे। ठीक है, क्लियर है इतना बेटा? मैंने आज आपको टिपिकल कोई अभी कुछ नहीं बताया है। प्रॉपर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, कहाँ कितना प्रेशर होता है, ये कल बताऊंगी। आज मैंने सिर्फ बेसिक आइडिया दिया है, क्योंकि आइडिया लेने के बाद आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ आएगा। हाँ जी, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. गैसेस क्यों ट्रांसपोर्ट होती है? मैम एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रैवल करती है? क्यों हम ब्रीथ करते हैं? क्लियर है सबको? कोई डाउट? Yes, ma'am. हाँ यस जी, मैम। मैम टिश्यूज में मैम 14.4 ml है वॉल्यूम, और ब्लड में 19.4। मैम टिश्यूज में वॉल्यूम कम है तो मैम वहाँ पे फिर प्रेशर ज़्यादा नहीं हुआ ब्लड से? यार 100 ml के अंदर 20 ml और 100 ml के अंदर 14 ml, यस मैम, तो मैम तो 20 ये ml ज्यादा में नहीं होगी? प्रेशर। एकदम ज्यादा होगी? मतलब 100 स्क्वायर फीट के कमरे में 20 बच्चे बैठे या 14 बच्चे बैठे, तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा? एक मिनट फिर से सोचो इसको इस तरह से। 14 ml का नहीं हुआ? हम्म? फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करो, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया एक्चुअली। मैम प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली नहीं होते? मैंने आपको जो ये बताया है ना, ये इसकी वॉल्यूम बताई है। प्रेशर जो हमने वो बोला था वो बात अलग थी, वो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मिलीमीटर ऑफ मर्करी में मेजर कर रहे थे वो अलग चीज थी। वो प्रेशर भी मैं बताती हूँ, रुको एक मिनट। वो प्रेशर अलग है, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, आपके एल्वोलाई में कितना होता है? एल्वोलाई में होता है 104। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर होता है 40। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर होता है 45 95।
और आपके टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 40। ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी में प्रेशर है। ये तो मैंने ये बताया है कि हमेशा जितनी ऑक्सीजन रहनी है वो रहती है, जो जितनी जरूरी है इतनी तो रहेगी रहेगी, कभी भी कोई टिश्यू जीरो नहीं होगा ऑक्सीजन के लिए। डिड यू गेट इट नाउ? मैम जितनी उसको चाहिए उतनी उसके पास होगी। एक मिनट पहले संयम को कर ले क्लियर। हाँ संयम बेटा क्लियर है? यस मैम। ठीक है, मैंने जो आपको ये बताया कि इतनी तो डिसॉल्व रहनी ही रहनी है, कभी भी हम जीरो नहीं होते हैं, चाहे ब्लड हो चाहे टिश्यू हो, कहीं भी जीरो ऑक्सीजन का जो है वो कंसंट्रेशन जीरो नहीं होती है। प्रेशर्स मैंने अभी आपको बताने हैं, अभी मैंने सिर्फ आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अल्वोलाई के अंदर का जो प्रेशर है सिर्फ उसका डिफरेंस बताया। एग्जैक्ट क्या वैल्यूज होती हैं वो ये, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड की भी चलेगी। हाँ जी अंबिका बोलो बेटा, अंबिका बोलो बेटा। मैम मैं नहीं बोल रही थी मैम, कोई और थी। मेरे पास ऊपर अंबिका शो हो रही है ना। किसने क्वेश्चन करा था बेटा बीच में? मैम हो गया क्लियर अब। अच्छा ठीक है, ये अभी कल करवाऊंगी, इसकी मैं डिटेल अभी बताऊंगी, अभी एक सरफेस आइडिया होना जरूरी था। ठीक है, ओके देन, थैंक यू वेरी मच बच्चों। थैंक यू मैम।